हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का यह हमारा थर्ड क्लास है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी से आपका जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान देंगे आपके एग्जाम में आपके केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है। हमारा प्रश्न है कि सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा होता है। तो इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा दहनशीलता किसकी ज़्यादा होती है, तो यह आपका होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए सबसे अधिक दहनशील है, तो सबसे इसका याद करने का ट्रिक क्या है कि सबसे अधिक दहनशील है तो अधिक है तो एक नंबर पे रहेगा। और पहला तत्व आपका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ही आपका हाइड्रोजन होता है। तो सबसे अधिक दहनशील पूछेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बात करें कि जो आपका हाइड्रोजन है यह आपका सबसे हल्का गैस है। क्या है, हाइड्रोजन जो है यह आपका सबसे हल्का गैस पूछ ले कि कौन सा है, तो यह आपका हाइड्रोजन ही है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन होता है यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और अधात्विक गैस है। किस प्रकार का गैस है, तो यह आपका अधात्विक है। और इसमें क्या होता है, और यह आपका रंगहीन है। इसमें कोई रंग नहीं होता और न ही आपका कोई गंध होता है। इसमें कोई गंध भी नहीं होता है। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है ये आपका पहले नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। वही पूछ ले कि हाइड्रोजन का आपका द्रव्यमान कितना होता है। तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान आपका 2 होता है। उसके बाद हम बात करें कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है। तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता की बात करें तो यह आपका किया गया है हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो यह आपका खोजा गया है हेनरी कैवेंडिश द्वारा आपका खोज किया गया है। किसका, हाइड्रोजन का। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे जो आपका हाइड्रोजन है इसे आपका भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन का आपका भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आपका दहनशील अर्थात एक नंबर पे कौन होगा, तो पहला ही तत्व होगा हाइड्रोजन। उसके बाद बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन क्या है, अधात्विक गैस है और रंगहीन होता है और इसमें गंध भी नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपका 2 होता है। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता आपका हेनरी कैवेंडिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है। हमें बताना है कि जो आपका एलपीजी होता है इसमें कौन सी गैस उपस्थित रहती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो आपका एलपीजी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है लिक्विफाइड, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, तो आपका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम आपका गैस होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपका एलपीजी होता है इसमें कौन कौन सा गैस आपका उपस्थित रहता है। तो एलपीजी में आपका ब्यूटेन गैस होता है और आपका प्रोपेन होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। एलपीजी की बात करें तो इसमें आपका ब्यूटेन होता है और क्या होता है, ब्यूटेन के साथ साथ आपका प्रोपेन भी होता है।
तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। और एलपीजी का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो एलपीजी का प्रयोग आपका रसोई गैस के रूप में होता है। एलपीजी का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो रसोई गैस के रूप में इसका आपका प्रयोग किया जाता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो नाभिकीय ईंधन यह आपका थोरियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थोरियम को आपका नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। और थोरियम जो है यह क्या है? थोरियम आपका धातु है। थोरियम क्या है? थोरियम आपका धातु है। थोरियम के खोजकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि थोरियम के आपके खोजकर्ता कौन है। तो थोरियम के खोजकर्ता आपके बर्जिलियस हैं। कौन है? तो थोरियम के आपके खोजकर्ता कौन है? तो वर्जिलियस आपके थोरियम के खोजकर्ता हो गए। उसके बाद बात करें तो जो आपका नाभिकीय ईंधन होता है, नाभिकीय ईंधन जो है इसमें किसका इस्तेमाल होता है? तो नाभिकीय ईंधन में आपका जो आपका यूरेनियम 235 होता है और इसके साथ साथ आपका जो होता है प्लूटोनियम, क्या होता है? प्लूटोनियम 239 का आपका सबसे अधिक यूज होता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। नाभिकीय ईंधन में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज होता है। और नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो थोरियम को कहा जाता है। थोरियम क्या है? ये आपका एक धातु है। थोरियम के खोजकर्ता कौन है? तो वर्जिलियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य गैस का समीकरण क्या है? सामान्य गैस का समीकरण क्या है? यह क्वेश्चन भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो सामान्य गैस का समीकरण आपका होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सामान्य गैस, इसका समीकरण क्या होगा? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ध्यान देंगे, आदर्श गैसें जो होते हैं इनके अणु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। जो आपके आदर्श गैस होते हैं अर्थात जो आपके सामान्य गैस होते हैं, इनके जो अणु होते हैं एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। वहीं पूछा जाए कि आदर्श गैस जो होते हैं इनका आपका संपीड़न कितना होता है? तो आदर्श गैस के लिए आपका संपीड़ितता क्या होता है? 1 होता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो आपका सोडा वाटर होता है इसे बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो सोडा वाटर बनाने में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आपका यूज़ किया जाता है। किसका यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है सोडा वाटर को बनाने में। ध्यान देंगे, सोडा वाटर जो है इसको क्या कहा जाता है? कार्बोनेट वाटर भी कहा जाता है। सोडा वाटर को क्या कहते हैं? इसे आपका कार्बोनेट वाटर भी कहते हैं। कार्बोनेट वाटर आपका कहा जाता है सोडा वाटर को। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और सोडा वाटर जो होता है इसे पीने से क्या होता है? हमारा पाचन शक्ति क्या होता है? अच्छा होता है। पाचन करने में हेल्प करता है आपका सोडा वाटर। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च किसका उदाहरण है? जो आपका स्टार्च होता है यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, स्टार्च की बात करें तो यह आपका उदाहरण है किसका? पॉलीमर का है। किसका उदाहरण है? स्टार्च उदाहरण है पॉलीमर का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ध्यान देंगे, स्टार्च जो है एक प्रकार का क्या होता है? शर्करा है। स्टार्च क्या है? तो यह एक प्रकार का आपका शर्करा अर्थात ग्लूकोज होता है। जो कहाँ पाया जाता है? स्टार्च आपका वनस्पतियों में पाया जाता है। किससे पाया जाता है? तो वनस्पति में आपका स्टार्च पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्च का आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10 और O5 आपका होता है स्टार्च का फॉर्मूला होता है। और जो स्टार्च है यह आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड हाई आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो स्टार्च किसका उदाहरण है? तो स्टार्च आपका पॉलीमर का उदाहरण है। स्टार्च क्या होता है? तो ये आपका शर्करा होता है, वनस्पति से मिलता है। स्टार्च का फॉर्मूला आपका हो गया C6H10O5 होता है। और स्टार्च जो होता है ये आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जो पानी हम पीते हैं इसे अगर शुद्ध करना है तो क्या मिलाया जाएगा? तो देखिए,
पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाएगा, तो हम लोग जो पानी पीते हैं कहाँ से आता है, कल से। पानी जो पीते हैं वह क्या कहाँ से आता है, तो कल से हम लोग पानी लेते हैं। कल या नल, कल आपका भोजपुरी शब्द हो गया कि हम लोग जो पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है, कल से आता है। तो कल से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो शुद्ध पानी के लिए क्या करना है, इसमें हमें क्लोरीन मिलाना पड़ता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। देखिए, याद करने का अपना अपना तरीका है, आप जिस तरीके से याद रख सकते हो उस तरीके से आप याद करेंगे, इसको याद रख सकते हैं आसानी से। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि जो आपका पेयजल होता है उसको कैसे शुद्ध किया जाता है। तो जो हम पानी पीते हैं कल से आता है, कल से क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अब देखिए, जो पीने योग्य पानी होता है इसमें बैक्टीरिया की जो आपका संख्या होती है वह 10 प्रति सीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो हम पानी पीते हैं इसमें बात करें बैक्टीरिया की, तो जो आपका बैक्टीरिया होता है इसका जो होता है यह आपका 10 प्रति सीसी से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसे शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोहा में अगर जंग लगता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, लोहा में जंग लगेगा तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड होता है तो उसका भार घटेगा कि बढ़ेगा, तो वास्तव में क्या होगा, इसका भार बढ़ जाएगा। तो जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव होता है, तो लोहे का भार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, जो आपका जंग लगना होता है यह भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग जो लगता है यह क्या होता है, यह आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। जंग लगना क्या है, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात केमिकल चेंज है। हमने आपको बताया है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन यह होता है, यह आपका रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे एक बार चेंज हो गया तो दोबारा उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे आप सिंपल उदाहरण ले लीजिए कि जैसे गेहूं से हम बना दिए आटा, गेहूं से बन गया आटा, तो आटा को हम फिर गेहूं नहीं बना सकते हैं। यह आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जो क्या करे कि चेंज कर दिया जाए या फिर वापस उस रूप में ला दिया जाए। जैसे बैलून ले लिए, तो बैलून में हम क्या करेंगे, हवा भर देंगे तो बैलून क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हवा फिर निकाल देंगे तो बैलून क्या होगा, अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। पानी को क्या करेंगे, पानी से बर्फ जमा देंगे और बर्फ को फिर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ को हम गर्म करते हैं तो फिर पानी बन जाता है। तो ये सभी परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो क्या हुआ, गेहूं से आटा हमने बनाया वह रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। एक क्वेश्चन तो आपका काफ़ी पूछा जाता है, एनसीईआरटी का आपका यह क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपका दिया गया है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। इसमें आपका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कि मोम का जो पिघलना होता है, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो मोमबत्ती जलता है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है और मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो मोम को पिघलता है ना, यह क्या है, मोम पिघल गया और फिर क्या होगा, फिर तो आपका मोम जम भी तो सकता है। मोम क्या होगा, पिघल जाएगा, गर्म करेंगे तो, ठंडा होगा तो फिर जम जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका होगा भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती को जो आप जलाते हैं तो मोमबत्ती जल जाता है तो फिर से मोमबत्ती मिलता है, नहीं मिलता है। तो यह क्या हो गया, यह आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो देखिए, इसको हमने इतना डिस्कस इसलिए किया कि यह क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कि मोम पिघलता है यह आपका भौतिक परिवर्तन है और जो मोमबत्ती जलता है यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मूत्रालयों में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है। मूत्रालयों में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, मूत्रालय में जो आपके जो देखते हैं पब्लिक टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट में ज़्यादातर आपका गंध आता है। ऐसा क्यों होता है, तो यह आपका होता है अमोनिया के कारण होता है।
अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मूत्रालय से आपका गंध आता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपका NH3 होता है। और जो आपका अमोनिया है यह आपका रंगहीन गैस होता है, रंगहीन गैस होता है आपका अमोनिया होता है, तो आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जो आपका मानव का जो मूत्र होता है, हम बात करें थोड़ा मानव का जो मूत्र होता है, इसमें आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो आप थोड़ा इसे भी ध्यान रखेंगे। तो मूत्रालय में जो गंध आता है इसका कारण क्या है, अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 हो गया। अमोनिया जो होता है रंगहीन गैस होता है, और मानव का जो मूत्र होता है यह आपका इसमें क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जो आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इसका प्रयोग आपका होता है कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में होता है, तो कीटनाशक के रूप में आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यशद पुष्प किसे कहा जाता है। यशद पुष्प किसे कहा जाता है यह हमें बताना है। तो देखिए यशद पुष्प किसे कहा जाता है, तो यह आपका कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। किसे कहा जाता है, यशद पुष्प यह आपका जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnO होता है। देखिए जिंक जो ऑक्साइड है इसका प्रयोग होता है रबड़ के उत्पादन में। किसके उत्पादन में, तो रबड़ उत्पादन में आपका इसका यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड जो है यह आपका सफ़ेद चूर्ण होता है। क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। और यह आपका जल में अविलेय होता है, जल में अर्थात घुलता नहीं है। जल में क्या होता है, जल में आपका अविलेय होता है, तो आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए यशद पुष्प किसे कहा जाता है, तो यशद पुष्प आपका जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला ZnO होता है। जिंक ऑक्साइड से आपका रबड़ के उत्पादन में यूज होता है। यह आपका सफ़ेद होता है। उसके बाद जल में आपका अविलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेशम किसका उदाहरण है। रेशम किसका उदाहरण है यह हमें बताना है। तो देखिए बात करें हम रेशम की, तो रेशम आपका प्राकृतिक बहुलक है। क्या है, प्राकृतिक बहुलक है आपका रेशम। और इसका और एग्जाम्पल लें कि प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्राकृतिक बहुलक की उदाहरण लें तो अन्य उदाहरण आपके हो गए, जैसे ऊन आपका प्राकृतिक बहुलक होता है। उसके बाद जो आपका DNA होता है यह भी आपका प्राकृतिक बहुलक होता है। उसके बाद प्रोटीन भी आपका होता है। उसके बाद हम बात करें तो रबड़ भी आपका होता है। और आपका सेल्यूलोज भी होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज भी होता है। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्राकृतिक बहुलक है। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या है आप DLED का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका सिलेबस है 10th तक का। तो ऐसा बात नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपसे हार्ड ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति, आकृति भी निश्चित है और आयतन भी आपका निश्चित है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे आपका क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जो आपका ठोस होता है इसका आकृति, आकार, आयतन सब निश्चित होता है। हम बात करें द्रव की, तो द्रव में केवल आपका आयतन फिक्स होता है। इसमें आपका आयतन फिक्स होता है, इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। देखिए द्रव को हम क्या करेंगे, जैसे आधा लीटर हम पानी लिए, आधा लीटर पानी को हम क्या किए, ग्लास में रख देंगे, तो क्या होगा, ग्लास के आकार का हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, जैसे हम टब में रख दिए तो यह किस आकार का हो जाएगा, यह आपका टब के आकार का हो जाएगा। तो इसका अब क्या होता है, आयतन फिक्स है कि इसमें आधा kg है तो इसमें भी आधा kg रहेगा। लेकिन इसका शेप क्या है, शेप चेंज हो गया, इसमें रहेगा तो गिलास के आकार का रहेगा, इसमें रहेगा तो टब के आकार का रहेगा। तो द्रव में क्या होता है, आयतन फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। बात करें गैस की, तो गैस में आपका न तो आयतन फिक्स होता है, न आपका आकार, आकृति, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है।
पोटेशियम नाइट्रेट का हमें बताना है कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका उपयोग आपका होता है उर्वरक के निर्माण में। किसके निर्माण में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका उपयोग होता है उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित आपका, प्रयोगशाला में बना आपका सबसे पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है? प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर होगा कि प्रयोगशाला में बना पहला आपका कार्बनिक उत्पाद कौन सा है? तो यह आपका है यूरिया है। क्या है? यूरिया है। कब बनाया जाता है? तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए बात करें कि आपका यूरिया जो है इसका निर्माण कब होता है, तो यूरिया का निर्माण कब होता है यह आप हमें बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि यूरिया का निर्माण किसने किया? यूरिया का निर्माण किसने किया? तो यूरिया का निर्माण यह आपका वोहलर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वोहलर द्वारा किया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह आपका होता है NH2 होता है, CO होता है और क्या होता है? NH2 होता है। यह आपका क्या हो गया? यूरिया का आपका फॉर्मूला हो गया। तो इससे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में निर्माण किया गया पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है? तो यूरिया है। और क्वेश्चन हमारा क्या था कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसका जो प्रयोग होता है किसके निर्माण में होता है? तो जो आपका उर्वरक बनता है, खाद बनता है, इसमें इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? सूर्य का निर्माण किस तत्व से हुआ है यह हमें बताना है। तो सूर्य का निर्माण आपका हाइड्रोजन से हुआ है। मेनली आपका किससे हुआ है? हाइड्रोजन से। और यहाँ पे ऑप्शन अगर दिया रहता हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, तो इसके साथ हम जाते। तो देखिए केवल ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, तो हम हाइड्रोजन के साथ जाएंगे कि सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन से आपका सूर्य का निर्माण हुआ है। बात करें जो आपका सूर्य है यह क्या है? तो सूर्य एक तारा है। आप इसे ध्यान रखेंगे, सूर्य क्या है? एक तारा है। और सूर्य में आपका ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में आपका पूछ ले कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में आपका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है इसके कारण क्या होता है? सूर्य में आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सूर्य क्या है? एक बड़ा आपका गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो वहीं हमने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का ऑप्शन दिया रहता तो हम उसके साथ जाते। केवल मुख्यतः पूछा है कि कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के साथ हम आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में किस पदार्थ का यूज होता है? तो साबुन बनाने में आपका वनस्पति तेल का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का यूज होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया यह आपका साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह आपका साबुनीकरण कहलाता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी सिंपल है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? साबुनीकरण है। और साबुन बनाने में किसका यूज होता है? तो वनस्पति तेल का आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? यह भी आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक यह आपका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आपका CH4 होता है। उसके बाद बात करें जो आपका मीथेन है यह आपका सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। क्या है? यह आपका सबसे आपका साधारण क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मीथेन का यूज़ किस रूप में होता है? तो मीथेन का यूज़ आपका ईंधन के रूप में किया जाता है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। मीथेन क्या है? साधारण हाइड्रोकार्बन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और मीथेन का यूज़ आपका ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में बात करें तो इसमें आपका सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो ये आपका 78.08% पाया जाता है।
सिंपल आप याद रख सकते हैं 78%। 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। यह कितना पाया जाता है, तो यह आपका 20.95%, यानी इसको 21% आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका पाया जाता है आर्गन। उसके बाद क्या होता है, आर्गन पाया जाता है आपका थर्ड नंबर पे। कितना पाया जाता है, तो आर्गन आपका पाया जाता है 0.93%, यानी 1% तक पाया जाता है। और 4 नंबर पे आपका पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना पाया जाता है, तो यह आपका पाया जाता है 0.036% आपका पाया जाता है, अर्थात या आधा % तक आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। इसका अगर क्रम आपसे पूछे कि वायुमंडल में पाए जाने वाले जो आपके गैसें हैं उनका सही क्रम क्या है, तो क्रम पूछ ले तो याद कैसे रखेंगे। तो अभी तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो इसको याद रखने का आपका ट्रिक है, अगर क्रम याद रखना हो तो इसका आपका ट्रिक है नो एसी। क्या है, नो एसी। तो एन से आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओ से ऑक्सीजन हो गया, ए से आपका आर्गन हो गया, सी से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरह भी आप सिंपली याद रख सकते हैं। नो एसी याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको एडजस्ट कर लेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उससे कम क्या है, उससे कम क्या है और उससे कम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई है, यह हमें बताना है। तो रेडियो सक्रियता, इसकी खोज आपका की जाती है हेनरी बैकुरेल द्वारा की जाती है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरेल ने की है। कब की है, तो यह आपका 1896 में की है। कब की है, तो 1896 में आपका हेनरी बैकुरेल ने आपका रेडियो सक्रियता की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। किस ईंधन का आपका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, तो यह आपका होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन का आपका ऊष्मीयमान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसीलिए हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे अधिक आपका दहनशील होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे अधिक आपका दहनशील होता है। क्यों दहनशील होता है, क्योंकि आपका इसका ऊष्मीयमान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और हमने यह भी देखा है कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन हमने कल आपको होमवर्क में दिया था कि ध्वनि का चाल किस माध्यम में शून्य होता है। ध्वनि का चाल किस माध्यम में शून्य होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका हमें सही आंसर कमेंट किया है। जो ध्वनि का चाल होता है यह आपका निर्वात में शून्य होता है। किस में शून्य होता है, निर्वात में शून्य होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हमने आपको पढ़ाया है जो ध्वनि होता है इसका चाल जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, ध्वनि का सबसे अधिक चाल ठोस में होता है, उससे कम आपका किस में होता है, द्रव में होता है, और सबसे कम आपका गैस में होता है। और निर्वात में इसका चाल क्या होता है, आपका निर्वात में चाल शून्य होता है। वहीं हमने आपको यह पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का अधिकतम चाल आपका निर्वात में ही होता है। प्रकाश का अधिकतम चाल कितना होता है, तो ये आपका निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज न होंगे प्रकाश और ध्वनि में। ध्वनि जो होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में और गैस में। लेकिन क्या होता है, निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है, लेकिन प्रकाश का चाल आपका निर्वात में ही अधिक होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आज के लिए आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए, आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, इसका आंसर की हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। आप इसको टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। जो आंसर आपको नहीं आएगा यहाँ से आप आंसर भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।